एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में मैं आपसे 8 ऐसी टिप्स शेयर करूँगा कि जिन पे अमल करके ना हम अपने वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। बेसिकली हम आज सीखेंगे कि हमने टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह हम अपने वक्त को जो है वो बचा सकते हैं। जो भी शख्स अपने वक्त की कदर करता है ना, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाता है, अपने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करता है, उस बंदे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख भी होता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है ना आज की, सोशल मीडिया ने उनके करियर को तबाह करके रख दिया है। जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, जितनी भी हैं, ये हमारे वक्त को ऐसे खाती हैं जैसे बड़ी शार्क ना छोटी मछलियों को खाती है। इतना हमारा टाइम वेस्ट करते हैं ये। फिर हमें अपनी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। ये कुछ लोग जो होते हैं ना, जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, 5-10 रुपये के पीछे ना रेडी वाले से आधा घंटा लड़ते रहेंगे। जितने भी पुअर मेंटालिटी के लोग हैं ना, ये लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त को वैल्यू नहीं देते, पैसे को वैल्यू देते हैं। मैं ये नहीं कहता आप पैसे कम ना करवाएं, सुन्नत है, कम करवाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट भी तो होती है ना। अच्छा वो काम कर लेगा ना, फिर कहेगा नहीं होने भी ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े और घट कर। आधा घंटा रेडी वाले से बेचारा मारा बंदा होगा, वो ना लड़ते रहेंगे, नहीं घट कर। रेडी वाले के पास खड़ेंगे, उससे लड़ने लग जाएंगे। सब्जी वाले के पास खड़े होंगे, उससे लड़ने लग जाएंगे। कम से कम आप ये देखें कि यार आपका वक्त कितना कीमती है। अगर तो आपकी कोई तनख्वाह 50-60 हज़ार है, लाख रुपए है, तो आप 5-10 रुपये के पीछे लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। फिर जितने भी रिच मेंटालिटी के लोग हैं ना, वो लोग अपनी वक्त की कदर करते हैं, पैसे को वैल्यू नहीं देते। उन्हें पता है कि पैसा चला गया तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर वक्त चला गया तो वो वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए वक्त की कदर करनी है। जहाँ पे ठीक है, आप देखें, अगर आपकी इनकम कोई 10-15 हज़ार है तो आप कोई 5-10-15 रुपये के पीछे लड़ते हुए भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपको 5-10 से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उस बेचारे को छोड़ दें। उसी वक्त में जो आपने आधा घंटा हर जगह पे खड़े होकर ज़ाया करना है, उसको उस वक्त के अंदर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो अगर आप उस 5-5, 10-10 रुपये को रोज़ कैलकुलेट करें तो महीने के कितने बन जाएंगे यार। लेकिन अगर उसी वक्त में आपने आधा घंटा बचा के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हो सकता है कोई 2-3 हज़ार रुपया बन रहा हो महीने का, और आप 10-15 हज़ार अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की वजह से अपनी जो है वो इनकम बढ़ा ले। तो अपने वक्त की जो है ना वो हमने कदर करनी है। अच्छा, अब जो पहला काम हमने करना है, टिप नंबर 1 जो है, वो आपने अपनी ज़िंदगी में ना अपना मकसद तलाश करना है। हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी बगैर मकसद के गुजार देते हैं। हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता हमें पैदा किस लिए किया गया है, हमने जाना कहाँ है। वो अक्सर मैं लतीफ़ा एक सुनाता होता हूँ लेक्चर के अंदर। एक नौजवान था ना, वो हर वक्त कहता रहता था गुलेल बनाऊँगा चिड़िया मारूँगा, गुलेल बनाऊँगा चिड़िया मारूँगा। उसके घर वाले तंग आ गए, उन्होंने कहा यार लगता है इसको कोई ना नफ्सियाती मसला है। वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने उसे पूछा कि भाई तेरा क्या मसला है, तू क्या पागलों की तरह सारा दिन गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा लगा रहता है। उसने कहा जी मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करते। अच्छा, डॉक्टर ने कहा अच्छा तेरी शादी हो जाएगी फिर क्या होगा। उसने कहा फिर बच्चे होंगे। उन्होंने कहा बच्चे हो जाएंगे फिर क्या होगा। उसने कहा बच्चों को प्यारे प्यारे कपड़े ला के दूंगा। उसने कहा अच्छा कपड़े ला के देगा फिर क्या होगा। अच्छा फिर बच्चों को खिलौने ला के दूंगा। अच्छा फिर क्या होगा। उसने कहा बच्चे की शलवार से लास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। यानी वो कहते जिथे दी खोती उथे आके खलोती। यानी वो सारा कुछ करने के बाद भी हम भी इस तरह ही करते हैं ना, सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन ये ही नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है। देखिए आप एक घर बनाते हैं ना, उसका नक्शा होता है कि नहीं होता, कि नक्शे के बगैर घर बनाना शुरू कर देते हैं। टेरी मेरी दीवारें, पता नहीं वॉशरूम कहाँ है और वो किचन कहाँ है, रूम कहाँ है, कोई पता नहीं होता। ऐसा तो नहीं ना होता। हम समझदारी करते हैं, पहले नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे को बनाने के बाद घर तैयार किया जाता है। तो ज़िंदगी ज़्यादा अहम है या घर ज़्यादा अहम है? ज़िंदगी। तो घर के लिए नक्शा तैयार करते हैं, ज़िंदगी के लिए कोई नक्शा नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, उसको डिज़ाइन ही नहीं करते हम। फुटबॉल मैच किसने देखा आप में से? उसमें एक पॉइंट उन्होंने सेट किया होता है जहाँ पे सब ने गोल करना होता है। दोनों टीमों ने एक गोल के लिए पॉइंट बनाया होता है। अच्छा फ़र्ज़ करें कि दोनों टीम्स खेल रही हैं लेकिन गोल वाला पॉइंट नहीं है, अब क्या होगा? कोई नतीजा निकलेगा? कोई जीतेगा? खेल के पागल हो जाएंगे, थक जाएंगे, नतीजा कोई नहीं निकलेगा। यानी इन शॉर्ट ये कि वक्त अपना ज़ाया करेंगे, उसका नतीजा कोई नहीं निकलना। ज़िंदगी की मिसाल भी ऐसी ही है। अगर गोल नहीं है ना तो आप उसी तरह खेल रहे हैं,
जहाँ पे गोल नहीं है, गोल करने के लिए कोई पॉइंट नहीं बना हुआ। तो अपने गोल को तलाश करना है। अच्छा, अब गोल तलाश कैसे करें, कौन बताएगा? गोल कैसे तलाश किया जाएगा? हाँ जी बताएं। हाँ, सोचना पड़ेगा। किसी दिन ना आराम से बैठे पुरसकून जगह पे, ठीक है ना, बैठ के अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर दें और सोचें कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं। अब जो आपको अंदर से जवाब मिलेगा ना, वो आपका गोल है। मिसाल के तौर पे आपको अंदर से आवाज़ आती है कि मैं एक जज बनना चाहता हूँ, आपको अंदर से आवाज़ आती है मैं एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ, आपको अंदर से आवाज़ आती है मैं एक अच्छा जर्नल बनना चाहता हूँ, आपको अंदर से आवाज़ आती है मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो जो आवाज़ आपको अंदर से आती है ना, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। उसको पहले फाइंड करें, फाइंड करने के बाद उसको हासिल करने में लग जाए। जो बंदा अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेता है और फिर उसको तलाश करने के बाद उसको हासिल करने में जो है वो मसरूफ़ हो जाता है, उसको फिर 24 घंटे काम लगना शुरू हो जाते हैं। वो फिर विश करता है कि काश दिन में 26 घंटे होते, दिन में 25 घंटे होते। उसको पता होता है अब काम जो है वो ज़्यादा है और वक्त जो है वो थोड़ा है और मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, मैंने अपना गोल अचीव करना है। दूसरा जो आपने काम करना है, अपने दिन को प्लान करें। देखिए, आप सुबह उठते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये वाले 10 काम करने हैं। अच्छा, फिर उन कामों को भी प्रायोरिटाइज कर लें। ये नहीं कि बस 10 काम पता है और ये नहीं पता कि कौन सा अहम है कौन सा गैर अहम है। एक पेपर पकड़ें, लिखा करें बाकायदा, उसको पेपर पकड़ें, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3 लिस्टें बना लें आप। पहले वो वाले काम होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डिले नहीं कर सकते, जिसको आज के दिन करना ज़रूरी है और आज के दिन में भी वक्त पे करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सुबह उठे सारा दिन ज़ाया करके रात को उस काम को करना है। उस वक्त उस काम को करना भी है, अहम भी है बहुत, और उस काम को आज के दिन में वक्त पे करना है हमने। पहली लिस्ट वो कामों की हो गई। दूसरी लिस्ट वो हो गई जो से अहम काम तो हैं लेकिन उनको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, मतलब करना आज ही है लेकिन उसको मिसाल के तौर पे सुबह नहीं किया तो आप दोपहर को कर लें, दोपहर को नहीं हो सके तो रात को हो सकते हैं। ये वाले नॉर्मल काम हो गए। और तीसरे नंबर पे वो वाले काम लिख लें जो अहम नहीं है, जो आज के दिन में हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रह भी जाएं तो उससे कोई आपकी लाइफ पे फ़र्क ना पड़े इतना, मतलब वो बाद में किया जा सके, ऐसे काम। इसको मैं आपको ना मिसाल से समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता जाऊँ, जो प्रायोरिटीज़ है ना वो हर बंदे की अलग अलग हैं और सारी ज़िंदगी एक जैसी प्रायोरिटीज़ नहीं रहती। मिसाल ले लें आप, जब आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जॉब। अच्छा, जॉब हो गई, फिर प्रायोरिटी क्या है? शादी हो जाए। शादी हो गई, फिर प्रायोरिटी क्या है? बच्चे हो जाएं। बच्चे हो जाए, फिर प्रायोरिटी क्या है? उनकी तालीम। अच्छा, इसी तरह ये तो हो गया, मैं आपको लाइफ की बता रहा हूँ। देखिए, हर दिन की प्रायोरिटी अलग होती है, हर वीक की प्रायोरिटी अलग होती है, हर साल की प्रायोरिटी अलग होती है, 10 साल की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। दिन की मिसाल ले लें आप, जो जॉब करता है वो सुबह उठता है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है? टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। या कोई स्कूल पढ़ाता है, टीचिंग करता है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि सुबह उठ के मैंने स्कूल जाना है। लेकिन रात को इतना तेज़ बुखार चढ़ गया, अब सुबह आपने हॉस्पिटल जाना है, अब प्रायोरिटी बदल गई ना, अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हॉस्पिटल है। यानी हर दिन की प्रायोरिटीज़ चेंज है, आपने उसको लिख लेना है। और मज़ीद आसान कर देता हूँ, मैं अपनी मिसाल आज की दे देता हूँ। जैसे आज के दिन को मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ अपने, तो आज मैं सुबह उठा, मेरा सबसे अहम काम क्या था? ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ, सबसे अहम मेरी प्रायोरिटी थी कि मैंने आज लेक्चर जो शाम को डिलीवर करना है उसको मैं प्रिपेयर करूँ, ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पे जो दरमियाने दर्जे का काम था, अहम था, आज ही करना था लेकिन डिले हो सकता है, वो क्या है? आज के दिन कुछ नया सीखना है। अब वो जो सीखने वाला काम है उसको मैं, अगर मैंने दोपहर को नहीं सीखा तो मैं शाम को कर सकता हूँ, शाम को नहीं सीखा सोने से पहले भी कोई बुक रीड कर सकता हूँ, कोई वीडियो देख सकता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाएगी। मतलब लेक्चर को मैं डिले नहीं कर सकता था, मुझे पता है मैंने देना शाम को, तो मैंने उसको तैयार करना है। और जो दरमियाना काम था वो उसको मैं थोड़ा सा डिले कर सकता था, अगर मैंने दोपहर को नहीं किया तो मैं रात को उसको कर सकता हूँ। तीसरा काम, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो मैं रिवीजन करता हूँ, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, उसको मैंने रिवाइज़ करना होता है। अब वो अगर रह भी जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, अगले दिन पे डाला जा सकता है। मतलब इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर ले अपने कामों को, लिख लें उनको। अब देखें ना, अगर मैं सुबह उठता और मैं उठ के बुक्स रीड करना शुरू कर दूँ और मैं जो है वो नोट्स रिवाइज़ करना शुरू कर दूँ, तो सारा दिन स्ट्रेस रहेगा ना, शाम को जो लेक्चर देना उसकी तैयारी कोई नहीं है। तो जो काम पहले, मुश्किल काम जो उनसे हैं वो दिन के पहले हिस्से में करें। जब आप मुश्किल काम कर लेते हैं फिर सारा दिन आप इजी रहते हैं, फिर आपको पता होता है कि दरमियाने दर्जे का काम है, उसके बाद बिल्कुल उस तरह का काम है जो इतना अहम नहीं है, रह भी गया तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन अगर आप उल्टे चलेंगे, पहले आसान आसान काम करेंगे, बाकी काम को जो है डिले करते रहेंगे, फिर एंड पे टेंशन है। जैसे मैंने तय ना, अब लेक्चर को एंड पे रख लूँ, किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ, फिर मसला है। तो मुझे पहले लेक्चर तैयार करना है, उसके बाद जो है वो बाकी काम करने हैं। इस तरह वक्त बच जाता है। पेपर में भी आप देख लें ना, कई बच्चों की आदत होती है वो आसान आसान सवाल पहले करते हैं, एंड पे फिर स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो उन क्वेश्चंस को पकड़ते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, वो कहते हैं पहले यार ये कर लें ताकि बाकी पेपर जो है ना वो आराम से हमारा निकल जाए। तो मुश्किल कामों को दिन के पहले हिस्से में आपने कर लेना है, बाकी काम जिस तरह मैंने तरतीब बताई है उस तरह चलना है आपने। ये दूसरा हो गया। टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आपने गौर करना है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं ना उनको निकाल देना है, क्योंकि वो वक्त ज़ाया करती हैं। जैसे कोई फिल्में देखना, ड्रामे देखना, कोई स्नूकर खेलने के लिए रहता है, इस मतलब हर एक की अपनी अपनी हैबिट्स है ना। आप गौर करें कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसका ना मुझे दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें ताकि आपका वक्त अच्छा जो है वो यूटिलाइज़ हो, अच्छे कामों में जो है वो सर्फ हो। तीसरा काम जो आपने करना है ना, गौर करें कौन से ऐसे काम हैं जो आप खुद ना भी करें, कोई दूसरा कर सकता है उसको, मतलब हैंड ओवर किए जा सकते हैं। मिसाल दे देता हूँ फिर अपनी। जैसे मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, लेक्चर डिलीवर होने के बाद वो यूट्यूब पे अपलोड होना होता है। यूट्यूब की प्रॉपर एसईओ होती है, एसईओ के साथ उसका थंबनेल तैयार होता है। अब लेक्चर एक ऐसा काम है जो मैं हैंड ओवर नहीं कर सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता यार नुमान कल का मेरा लेक्चर तू दे दें तैयार करके, वो तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन एसईओ जो है वो कोई दूसरा बंदा कर सकता है, थंबनेल जो है वो कोई दूसरा बंदा बना सकता है। अब एसईओ मेरी मिसेस कर देती हैं, हसीब जो है वो थंबनेल बना देता है। अब ये टाइम मेरा बच जाता है ना, अब वही आधा घंटा जो लगना है वो मैं कोई और काम कर लूँगा। यानी जो से काम आप हैंड ओवर कर सकते हैं वो आप हैंड ओवर कर दें, उसकी इसको कहते हैं आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वो टिप है जिससे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 घंटे आपके पास हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल 5 घंटे आप वो काम करते हैं जो आप डेलीगेट भी कर सकते हैं आगे, तो आप हैंड ओवर कर दें किसी के। अब टाइम डबल हो गया ना, पहले 10 घंटे यूज़ हो रहे थे, अब वो 5 घंटे आपके स्पेयर हो गए। अब वही 5 घंटे आप किसी और काम में, लेक्चर तैयार करने में, कुछ जिसकी जो प्रायोरिटीज़ है उस तरह इस्तेमाल करें। तो जो से काम हैंड ओवर किए जा सकते हैं वो आप हैंड ओवर कर दें। अभी तो शायद मतलब जिस स्टेज पे आप अभी हैं सारे काम ज़्यादातर खुद ही करने वाले होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैं आपको फ्यूचर के हवाले से भी बता रहा हूँ ना, जैसे बंदा इंडिपेंडेंट होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है लाइफ में, तो वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेलीगेट किए जा सकते हैं। तो आप वो डेलीगेट कर दें आगे, वो हैंड ओवर कर दें किसी को, ताकि आपका जो है वो वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाए। अच्छा, चौथा काम जो आपने करना है, अपना जो आने वाला दिन होता है ना, जो कल है आपकी जो आनी है अभी, उसकी भी तैयारी रात को करके सोएं। मतलब आपको सुबह उठने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये वाले 10 काम मैंने कल करने हैं, यानी लिस्ट पहले से तैयार हो। जैसे मैं फिर अपनी मिसाल दूं, तो अगर मैंने कल जो लेक्चर डिलीवर करना होता है उसकी तैयारी मैं रात को कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब वो मैं रफ सा तैयार कर लेता हूँ, सुबह मैंने उसको रिपीट करना होता है, रिवाइज़ करना होता है दोबारा। पता मुझे होता है ये वाला लेक्चर मैंने सुबह तैयार करना है और इसकी ये हेडिंग्स है मेन, मैं उसको तैयार कर लेता हूँ। अगर हम इस तरह ना करें तो मुमकिन है कि हम सुबह उठें तो गैर अहम काम पहले करना शुरू कर दें। तो लिस्ट अगर पहले से प्रिपेयर होगी तो फिर हमें पता होगा कि यार ये वाले काम इंपॉर्टेंट है, सुबह उठते साथ मैंने पहले ये करने हैं, बाद में जो है वो मैंने बाकी काम करने हैं, ठीक है। और छठा जो सा हमारा टिप है वो ये है कि सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं। देखिए, जो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करता है, एक तो उसकी हेल्थ भी बेहतर रहती है, यानी मेडिकली भी उसको बहुत से फ़ायदे होते हैं। वॉक शॉक करें सुबह उठ के, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में बरकत भी बड़ी होती है, उसके काम में, उसके वक्त में बरकत होती है। सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और सुबह का जो वक्त है ये तकसीम का वक्त है। जो बंदा सुबह के वक्त सोया रहता है ना, उसको रिज़्क भी उस तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि सुबह का तकसीम का वक्त है। सुबह के वक्त जो उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है और बाकी अपने सारे कामों को वक्त देता है, उसके काम में बरकत होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। आप कभी गौर करें, आप रात को 4 घंटे बैठ के पढ़ें, वही काम आप सुबह घंटा पढ़ लें, आपको याद होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले फिर एक और चीज़ नोट करें, जो बंदा सुबह 6 बजे उठ जाता है, नमाज के बाद वो अपने काम करना शुरू कर देता है, सोता नहीं है, तो अब उसके पास देखें वर्किंग आवर्स कितने ज़्यादा होते हैं। 6 बजे वो शुरू हो, आजकल मगरिब कितने बजे हो रही है, 6 साढ़े 6 बजे हो रही है, कितना वक्त है उसके पास काम करने का। तो जो बंदा उठ ही 12 बजे रहा है, उठ ही 10 बजे रहा है, वो उसने खाक काम करना है। घरों की आप मिसालें ले रहे हैं, ऐसे घर जहाँ पे औरतें जल्दी सुबह उठती हैं, फजर के वक्त उठती हैं, देहात में चले जाएँ, हमारे यहाँ शहरों में तो ऐसा नहीं है, आप देहात में चले जाएँ, कम है ना, इतना ज़्यादा नहीं है,
आप देहात में चले जाए, वहाँ लोग सुबह सुबह फजर के वक्त उठते हैं, औरतें काम करना शुरू कर देती हैं, 2-3 बजे वो काम करके वेली हो जाती हैं। हमारी औरतों के रात 10 बजे तक काम नहीं खत्म होते, रात ही 6 बजे शामी तफरियाँ बज रही हैं। जब उठना 12 बजे है तो फिर क्या काम होना ना, मुझे बताएं। बरकत भी नहीं ना रहती। तो सुबह के वक्त में बरकत है, सुबह उठना है, कोशिश करें। इस्लाम ने ना हमें बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल दिया है, हम फॉलो ही नहीं करते। आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ, वहाँ पे वो हमारे इस्लामी तरीक़ों को वो फॉलो करते हैं। कोविड में देखें होता रहा है ना सारा कुछ, तो रूटीन में क्यों नहीं हो सकता। अब हम अगर हम गवर्नमेंट पे डालें तो हमारी गवर्नमेंट के पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो ये काम करे, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन को वक्त देना होता है, उनसे लड़ना होता है, फिर साजिशों में आधा वक्त गुजर जाता है, लाठी चार्ज डंडे मारते हुए वक्त गुजर जाता है। आवाम की किसको परवाह है। तो ये अपनी फ़िक्र खुद ही करना पड़ेगी। आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कंपेन चलाना पड़ेगी कि भाई अपने टाइम्स को जो है ना वो चेंज करें। जैसे पहले होता था सुबह उठें, शाम को 8 बजे आप 9 बजे वो इशा की नमाज़ पढ़ के तो वक्त पे सो जाएँ, तो उससे हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। अच्छा, जो आगे हमारा 7वां पॉइंट है वो ये है कि अपने काम को ना वक्त पे मुकम्मल करें। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो अपने काम को वक्त के ऊपर कंप्लीट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से बचते हैं वो, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, ऐसे कोई ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो आपके साथ इतने मुखलिस नहीं है, अच्छी गैदरिंग नहीं है, इन चीज़ों से बचें। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उन चीज़ों से दूर रहें, इसलिए फिर आप अपने वक्त को जो है वो सही से मैनेज कर सकेंगे, उसको सही यूटिलाइज़ कर सकेंगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है उससे दूर रहना। सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं, अगर आपने यूज़ करनी है तो एक लिमिट तक, क्योंकि ये ऐसी ऐप्स हैं आप बैठे 2-2 घंटे का पता नहीं चलता। अब तो वो शॉर्ट्स वाला नया तमाशा आ गया ना, एंड करते रहो पागला वगैरह, वो दिल करता है बस बंदा वेख ही रहे। बच्चे छोटे छोटे लगे हैं, उसको भी पता है कैसे स्क्रॉल करना है। 2-2 साल के 2.5 साल के बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं, और अगर आप उसको लेके आओगे ना कि मैं तुझे कोई कार्टून दूसरे लगा दूँगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स देखने हैं, मैंने यही वाले देखूँगा और देखूँगा भी शॉर्ट्स। अब वहाँ बंदा क्या करे, कई शॉर्ट्स नहीं भी देखने लेते, बच्चे कहते दिखाओ सही सानू। यानी ये ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी है जिसमें आप गुम हो जाए ना तो आपको वक्त का एहसास नहीं होता। तो छठा हमारा क्या काम था। अच्छा, इसी तरह फिर देखें ना, जो कामयाब बंदा होता है ना वो आज का काम वक्त पे अपना काम करना है और आज का काम आज मुकम्मल करना है। जो भी कामयाब बंदा होता है ना वो आज का काम कल पे डालना तो दूर की बात है, वो एक लम्हा भी आगे नहीं उसको डालता काम को। वो जिस लम्हे का काम है उसी लम्हे में उसको कंप्लीट करता है। एक किसान था, वो कुछ ना सामान लेने के लिए जो है ना वो बाज़ार गया, तो उसने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग खड़े होकर ना किसी वकील की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। उन्होंने कहा यार वो बड़ा जो है ना वो पाए का वकील है, और वो एक पॉइंट उसने समझाना हो ना तो 1000 रुपया लेता है वो, और एक बात बताने का ना 100 रुपया लेता है। अब जब उसने ये बात सुनी ना कि यार एक बात बताने का 100 रुपया ले लेता है, तो दिलचस्पी बढ़ गई, तजस्सुस होने लग गया ना। उसने कहा यार मैं भी जो है ना इससे जाके कोई कीमती बात पूछूंगा। उसने लोगों से पता किया कि यार कहाँ रहता है वो वकील जो है। लोगों ने उसको बताया कि जनाब फ़लाँ जगह पे रहता है। अच्छा, वो तलाश करता करता वकील के पास पहुंच गया। उसने वकील से जाके कहा जी मुझे जो है ना वो कोई राज की कीमती बात बताएं। वकील ने क्या 100 रुपया ला पहले। अच्छा, फिर दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। उसने कहा लै भाई 100 रुपया मांग रहा है, कोई वाकई कीमती गल दसेगा। 100 रुपया दे दिया उसने पर्ची पकड़ी, पर्ची के ऊपर उसने लिखा आज का काम कल पे मत छोड़ो। अच्छा, किसान ने वो पर्ची पकड़ी, जेब में डाली और वापस जो है वो जो सामान वगैरह लेना था ले के फसलों में पहुंच गया। जब पहुंचा ना तो कुछ मजदूर जो उसने लगाए हुए थे फसलें काटने के लिए, उन सब ने अपना काम मुकम्मल करके ना फसलें बांध बूंद के सारी रखी हुई थी। अब उन्होंने जो है वो अपनी मजदूरी डिमांड की कि जनाब हमने काम मुकम्मल कर लिया तो हमें हमारी मजदूरी दी जाए। तो उसने कहा कि यार हमारी डन ये हुई थी कि ये सामान आप मेरे घर पहुँचाएँगे, तो लिहाजा घर पहुँचाओगे यानी आज का काम आज मुकम्मल करोगे तो मजदूरी मिलेगी। उन्होंने कहा जी शाम हो गई है, बाकी मजदूरों ने बाकी जो किसान हैं उन्होंने भी तो बाहर ही रखी हुई है, तो आप भी बाहर रख लें, हम सुबह पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं। उसने कहा मैं 100 रुपया दे के ना आज ये सीख के आया हूँ कि आज का काम आज ही करना है, तो लिहाजा घर पहुंचाओगे तो मैं पैसे दूंगा, ऐसे मैंने पैसे नहीं देने। उन्होंने कहा ठीक है। उसने जनाब वो सारा सामान उठाया और घर पहुँचा दिया। अच्छा, जब रात को सोया ना, अब सुबह उठा तो पता चला कि रात को बहुत तेज़ तूफ़ान आया, बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई। तो जितने किसान थे जिन्होंने बाहर फसलें काट के रखी हुई थी सबकी फसलें तबाह हो गई, उस अकेले की फसल बच गई। यानी बताने का मकसद है आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। फिर आज का काम कल पे छोड़ने से हमें लगता है कि कल कर लेंगे, लेकिन कल वो मज़ीद काम भर जाता है, डबल काम हो जाता है। हम आज का इतनी मुश्किल से करते हैं तो फिर कल का जो है वो कैसे करेंगे।
आज का काम, एक बुज़ुर्ग थे ना, उससे किसी ने कहा ना कि ये काम कल कर लेना, उन्होंने कहा मैं आज का बड़ी मुश्किल से करता हूँ, तो ये 2 दिन का काम मैं इकट्ठा कैसे करूँगा। फिर मैं अक्सर आपको वो मिसाल देता हूँ कि बंदा एक दरख्त काटने के लिए जाए ना, और दरख्त कटे ना, मुश्किल लगे उसको, तो वो ये सोचे कि यार अगले साल आके फिर काट लूँगा दरख्त को, तो उसे ये नहीं पता था अगले साल आऊँगा तो दरख्त मज़ीद मजबूत हो जाएगा, उसको काटना पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आज का काम आज ख़त्म करें ताकि कल नया काम करें, बजाय कि हम काम को इकट्ठा करते चले जाएँ। तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। 8वां और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने वक्त को कभी ज़ाया नहीं करना। वो कैसे कि आपने अपनी जो लिस्ट एक तैयार की काम की, कामों को प्रायोरिटाइज़ कर लिया, आपने आज के दिन में आज के सारे काम ख़त्म कर लिए, अब कुछ वक्त आपके पास बचा आज के लिए। अब कुछ लोग होते हैं उसको फजूल कामों में ज़ाया करेंगे, अब वो जो वक्त मिला है ना घंटा, उसको सोशल मीडिया पे ज़ाया कर देना, ये गलत एटीट्यूड है। घंटा अगर आपने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया और आपको घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है तो उसको भी आप प्रोडक्टिव यूज़ करें, कोई बुक रीड कर लें यार, कुछ नया सीख लें। नहीं तो सबसे बेहतरीन हल, आंखें बंद करें, मदीना शरीफ को तसव्वुर करें कि सामने मस्जिद नबवी है और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। ये जो दुरूद है ना, ये आशिकों का वजीफ़ा है, और दुरूद पढ़ने की तौफीक भी उसी को मिलती है जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम होती है। अगर आपको मुश्किलात ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, आपके सामने मुसीबतों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, और आपके सामने जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइशों की खाई है, कोई दुआ काम नहीं आ रही, कोई वजीफ़ा जो है वो रंग नहीं ला रहा, तो आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। खुदा की कसम, अल्लाह पाक इस दुरूद के सदक़े में आपकी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। तो ये कुछ टिप्स है 8, इन पे आपने अमल करना है। इस पे अमल करने से आप अपने वक्त को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, वक्त को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।